कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को चंचल वर्मा और रज्जो मौसी का बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका अभिनंदन। और मौसी आज बहुत सारे खास दिन है ना जिन पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज शोभा गुड्डू जी को हमें याद करना है और ठुमरी क्वीन कही जाती हैं वो। बिल्कुल, और मेरी भी बहुत पसंदीदा गायिका रही हैं। उसके अलावा आज विश्व पर्यटन दिवस भी है, हम उस पर भी बात करेंगे, है ना। और क्योंकि अब देखो 2 अक्टूबर का दिन आने वाला है और गांधी जी की जब बात होती है तब बात स्वच्छता की भी होती है। तो स्वच्छता के बारे में आज हम बात करेंगे, थोड़ी प्लास्टिक से जुड़ी हुई मौसी। हाँ। क्योंकि प्लास्टिक जो है ये बहुत सारा कचरा हमें दे रही है। हाँ, और वो खत्म ही नहीं होता और बहुत सारे नुकसान है इसके। थोड़ी थोड़ी बात हम सब चीजों पर करेंगे और सबसे बड़ी खास बात की भाई आज व्यंजन भी बताने हैं हमें। बिल्कुल, और लोगों के मैंने देखा कमेंट्स आ चुके हैं कि भाई व्यंजन का भी इंतजार रहता है उन्हें। तो हमेशा की तरह हम जो आगाज है अपने कार्यक्रम का सखी सहेली का गीत से कर लें, एक प्यारा सा गीत। बिल्कुल मौसी।
कभी कभी मिलती है पास आने की मोहलत, कभी कभी होती है दिलबरों की नायक, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। तो उसे बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कीजिए और मोहब्बत दीजिए भी और लीजिए भी, है और ना जब भी बिटिया? कभी मौका मिले ना तो अपने साथियों से सबसे मिल लेना चाहिए और खूब हंस लेना चाहिए। बिल्कुल, ये भी पर्यटन से कम नहीं है। पर्यटन हाँ। मतलब क्या? घूमने फिरने का शौक। आप अपने जो दिनचर्या होती है उससे बाहर निकलते हैं, आपका दिल खुश होता है, परिवार वालों के साथ होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं। और जो एक जैसी जिंदगी हम रोज जी रहे होते हैं, मतलब वही घर काम और दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, या जो महिलाएं हैं जो घर में ही रहती हैं, जो दफ्तर भी नहीं जाती हैं, उनके लिए यही होता है कि बस बच्चों का टिफिन पैक किया, सुबह उठ के सारे हस्बैंड की तैयारी की, फिर घर के काम में सारे काम किए। तो अगर कहीं मौका मिले, और खास तौर से अपने मनोरंजन का साधन भी इसे हम कह सकते हैं, और जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे अगर बोर हो रहे हैं तो एकदम तरोताजा बना देता है ये, बिल्कुल रिलैक्स कर देता है भाई। 27 सितंबर के दिन को हम विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए 1980 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व पर्यटन दिवस आयोजित करने की शुरुआत की और इसी दिन साल 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान भी स्वीकार किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल इसकी जो विषय वस्तु है वो तय कर ली, और फिर 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के लिए इसलिए खास तौर पे चुना गया क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में उच्च पर्यटन सीजन और अंत में दक्षिणी गोलार्ध में पर्यटन सीजन की शुरुआत में आता है। तो ये मौसम जो है ना, ये ऐसा है कि अगर आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे ना तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा। बड़ा मजा आएगा। हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि यात्रा को पूरे देश में उल्लेखनीय आर्थिक विकास उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ये 27 सितंबर 2023 को मनाया जाता है। इसे देश में सबसे अच्छा आय जनरेटर माना जाता है और ये उच्च वित्तीय आय और उच्च वित्तीय सूचकांक ला सकता है। इको पर्यटन और साहसिक पर्यटन जैसे पर्यटन से संबंधित अन्य पहलुओं में सहयोग करने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल सही लिखा है हमारे लिसनर ने। और ये मदद मौसी कौन करेगा? हम जैसे ही लोग, हम आप और जितने हमारे सुनने वाले हैं, हमारे श्रोता हैं, जानने वाले दोस्त, सभी को मिलजुल कर ये काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है कि आज ये दिन मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और पर्यटन के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा की गई थी। क्या बात है। तो अभी हम बताते हैं इसके बारे में कुछ, कि विश्व पर्यटन दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य था, पर्यटन और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक मूल्यों के प्रति लोग जागरूक हों, इसलिए मनाया जाना था। और यही जानकारी हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी लिखकर भेज रहे हैं। और एक खास उद्देश्य ये भी है कि भाई आय तो बढ़ानी ही है, लेकिन अलग अलग अनुभव हमें नई नई जगह जाने से मिलते हैं, नई नई चीज़ों की जानकारियाँ मिलती हैं। वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ का खान पान क्या है, वहाँ का पहनावा कैसा होता है, या वहाँ के जो कारीगर हैं वो क्या चीज़ बनाकर हम वहाँ से ला सकते हैं। तो आर्थिक रूप से ये सभी चीज़ें जो है वो बहुत मजबूत बनाती हैं और नई नई संभावनाएं वो जो कलाकार हैं, जो कारीगर हैं, उनके लिए बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। और आपको पता है भारत विश्व के 5 शीर्ष पर्यटक स्थलों में से एक है। विश्व पर्यटन संगठन और वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रैवल काउंसिल और पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणीय संगठनों ने भारतीय पर्यटन को सबसे ज्यादा तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के रूप में बताया है। और पर्यटन देश का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग है। ये हमारे एक श्रोता ने भी लिख के भेजा था कि इससे वित्तीय जो है उसका भी बढ़ावा होता है, हमें मिलता है। और मौसी, ये दिन जब हम मनाते हैं ना तो अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में इसको मनाने के तरीके अलग अलग हैं। कहीं सेमिनार होती हैं तो पर्यटन से संबंधित बहुत सारी जानकारियां एक दूसरे के साथ साझा की जाती हैं। और जो घूमने की जगह है, जहाँ पार्क हैं, म्यूजियम हैं, या जो ऐतिहासिक स्थल हैं, बहुत सारी जगह पर निःशुल्क प्रवेश भी दिया जाता है, या फिर जो भी दर है वहाँ की
एंट्री की फीस है उसे थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस दिन पर वहां जाकर उन जगहों के बारे में जानकारी ले सकें। और एक और संदेश है जो मैं पढ़ना चाहूंगी बिटिया यहाँ पे। बहुत ही सुंदर संदेश भेजा है हमारे एक श्रोता ने। वो लिखती हैं कि विश्व के नयनाभिराम दृश्य का अवलोकन, मनोरंजन के साथ आह्लाद और नव स्फूर्ति ही पर्यटन की फलश्रुति है। क्या बात विश्व है। स्तर पर विलुप्त हो रही संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों एवं पूर्वजों की विविध विभूतियां, कला, स्थापत्य वस्तु आदि अनेक श्रेष्ठतम को स्मृति रूप में सहेजने के लिए विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी शैली में इन्होंने अपने शब्दों के साथ मुझे यही बहुत आकर्षित कर रहा था। और क्या कहती हो बिटिया, चंचल बिटिया, हम यहाँ पर एक गीत का अंतराल लें या कुछ और पर्यटन पर हमारी बातचीत हो जाए? और हमारे श्रोता, एक और श्रोता ने भी लिख के कुछ भेजा है। ये भी लिखती हैं कि जबलपुर जाने वाला कोई भी व्यक्ति संगमरमर के पहाड़ों को कभी भूल नहीं सकता है। क्या बात है। किसी भी इलाके में कोई विशाल नदी अपनी चौड़ाई से 3 गुना सिकोड़कर करीब 2 मील तक शुद्ध संगमरमर की 100 फीट ऊंची 2 दीवारों के बीच बहती जाती हो तो इसका खूबसूरत नजारा बेमिसाल ही होगा। उन्होंने ऐसा चित्र बनाई है जिसे हम बिल्कुल यहाँ से बैठ के उसकी कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल, वो सफेद संगमरमर आंखों के सामने आता है। और देश में पर्यटन को बढ़ावा मिले मौसी, इसी के लिए ना साल 2002 में सितंबर में अतुल्य भारत एक अभियान शुरू किया गया था। और इस अभियान के तहत हिमालय, वन्य जीव, योग, आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय समूह का ध्यान खींचा गया। और देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए इस अभियान से नए संभावनाओं के बहुत सारे दरवाजे भी खुल गए हैं। क्या बात है। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं एक गीत का अंतराल और फिर आपसे जोड़ते हैं।
हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते चलो हम पर्वतों का सैर करके भी आ गए। बिल्कुल सही बात है मौसी। जब हम घूमने कहीं जाते हैं ना, तो सबसे पहले जो हमारी लिस्ट में होते हैं वो ऊपर पर्वतीय इलाके ही होते हैं। जो समुद्र किनारे रहते हैं या मैदानी इलाकों में रहते हैं उन्हें पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। जो समुद्र के किनारे रहते हैं उन्हें लगता है पहाड़ों पे जाऊं या बाकी ऐसी जगहों पे जहां पर है ना चेंज, परिवर्तन सबको चाहिए होता है। इसीलिए हम सब अपने आप को जिसे कहते हैं कि फ्रेश करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। और जरूरी नहीं है पर्वत हो, बस आप कुदरत के अलग अलग नजारे देखने को मिले, झील हो, झरने हो, बहुत सारे बाग बगीचे हो, तो भी हवा हो, तो भी वो हर जगह ना लुभा ही लेती है। और इसी तरह से जो संगीत है, अगर वो बहुत उम्दा किस्म का है तो वो भी लुभा लेता है। जैसे अगर हम ठुमरी की बात करें तो एक अलग शैली है ये गायन की, ये बहुत अच्छी लगती है सुनने में। और ठुमरी क्वीन की आज हम बात कर रहे हैं, वो है शुभा गोटू। बिल्कुल। और इनका जो मूल नाम है वो है भानुमति शिरोडकर। ये एक ऐसी शास्त्रीय शिल्पी थी जिन्होंने गायन में ठुमरी शैली को विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई और ठुमरी की क्वीन के रूप में तो ये जानी ही जाती हैं। इसके अतिरिक्त कजरी, होरी, दादरा, ये जो उपशास्त्रीय शैलियां हैं गायन की अलग अलग, इनको अस्तित्व जो कहीं खो रहा था उसे बचाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई इन्होंने। बिल्कुल। कहते हैं बिटिया कि जिसको सीखने की ललक होती है ना, उसमें उसका हुनर बचपन से ही दिखने लगता है। और शोभा गोटू ने भी बचपन से ही गायन सीखना शुरू कर दिया था। ऐसे समय में ख्याति प्राप्त की जब महिलाओं का घरों से निकलने पर भी बहुत सी पाबंदियां थी। बिल्कुल, क्योंकि ये बात हम बता रहे हैं 1925 की, 8 फरवरी 1925 को वो जब उनका जन्म हुआ और कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। उनकी माताजी हैं मेनकाबाई शिरोडकर, जो कि खुद एक बहुत अच्छी नृत्यांगना थी और जयपुर अतरौली घराने के उस्ताद अलादिया खां से वो गायकी भी सीखा करती थी। तो शोभा गोटू को शास्त्रीय संगीत सीखने की प्रेरणा बचपन में ही मिल गई थी और वो मिली अपनी माताजी से। और हमारी एक श्रोता ने लिखकर हमें भेजा है कि अपनी विशिष्ट गायकी के लिए शोभा गोटू को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की ठुमरी के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित किया गया और इसके अतिरिक्त उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1978 में, पद्म भूषण 2002 में, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, कई पुरस्कारों से वो नवाजी गईं। क्योंकि भाई बचपन से ही वो सीख रही थी और जो प्राथमिक शिक्षा थी उनकी संगीत की वो उस्ताद अलादिया खां के सुपुत्र उस्ताद भुर्जी खां साहब से उन्हें मिल रही थी। इसके बाद उनके भतीजे उस्ताद नतन खां से उन्होंने तालीम ली और उनके सुरों में जयपुर अतरौली घराने की जो नींव थी इसको उन्होंने उनके गुरु ने मजबूत किया। उनकी गायकी में एक नई दिशा और पहचान मिली उस्ताद घाममन खां की छत्र छाया में, जो उनकी माँ को ठुमरी, दादरा और अन्य जो शास्त्रीय शैली थी उनको सिखाने के लिए आया करते थे और इस तरह से उनका परिवार मुंबई में रहने आ गया। वो कहते हैं ना कि वे न केवल अपने गले की आवाज से बल्कि अपनी आंखों से भी गाती थी। एक गीत से दूसरे में जैसे किसी कविता के चरित्रों की भांति वे भाव बदलती थीं, चाहे वो रयात्मक हो या प्रेमी द्वारा ठुकराया हुआ हो अथवा नखरेबाज या इश्कस हो। उनकी गायकी बेगम अख्तर और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से खासा प्रभावित थी। उन्होंने अपने कई कार्यक्रम कथक, नृत्याचार पंडित बिरजू महाराज के साथ भी प्रस्तुत किए थे, जिनमें विशेष रूप से उनके गायन के अभिनय अंग का प्रयोग किया जाता था। और उन्होंने बहुत सारे हिंदी और मराठी फिल्मों के लिए भी संगीत बनाया और अपनी आवाज भी थी और जो अलग अलग ध्वनि ट्रैक थे उन पर गाया भी। साल 1972 में कमल अमरोही जी की फिल्म पाकीज़ा में पहली बार पार्श्व गायन उन्होंने किया था और राग भोपाली में एक उन्होंने बंदिश गाई थी, बंधन बांधो रे। ये बहुत ही चर्चित हुई थी। इसके बाद साल 1973 में फागुन फिल्म जो थी, आपको याद है, वहीदा रहमान और धर्मेंद्र, हाँ, उस फिल्म के लिए इन्होंने एक गीत गाया। ये था मोरे सैया बेदर्दी बन गए, कोई जाओ मनाओ।
बड़ा सुंदर बहुत गीत। बहुत सुंदर था वो। और हमारे एक श्रोता हमें लिखकर भेजते हैं कि शुद्ध शास्त्रीय संगीत में शोभा जी की अच्छी पकड़ तो थी ही, किंतु उन्हें देश विदेश में ख्याति प्राप्त हुई ठुमरी, कजरी, होरी, दादरा वगैरह उपशास्त्रीय शैलियों से, जिनके अस्तित्व को बचाने में उन्होंने विशेष भूमिका निभाई, जिसकी बात तुम कर रही थी चंचल बिटिया। और वे न केवल अपने गले की आवाज से बल्कि अपनी आंखों से भी गाती थी, जो हमने बताया अभी अपने श्रोताओं को। और हमारी एक और श्रोता का लिखना है कि शोभा गोटू को सन 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और शोभा गोटू भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। उनकी समृद्ध मिट्टी की आवाज, विशिष्ट मुखर शैली और विभिन्न गीतों की महारत के लिए उन्हें जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि जब वो हमें छोड़ गई तो ठुमरियों की रानी कहलाने वाली ये जो सुप्रसिद्ध गायिका विदुषी 27 सितंबर 2004 को ये जो नक्षत्र था ये अस्त हो गया। और जैसा कि हमारे एक श्रोता ने भी जिक्र किया है उनकी एक ठुमरी का, जो मैं तुलसी तेरे आंगन में थी, और ये नामांकित भी हुई थी फिल्म फेयर के लिए। क्यों ना सुने इसी को? बिल्कुल।
मजा आ गया ये सुन के, हम किसी और ही दुनिया में चले गए थे। चंचल बिल्कुल बिटिया, अलग आवाज है और अलग अंदाज है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, उनने कई मराठी और हिंदी भाषा की फिल्मों के लिए संगीत बनाया और कई फिल्म ध्वनि ट्रैकों पर गाया भी। साल 1972 में आई कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा में उन्हें पहली बार पार्श्व गायन का मौका मिला था और इसमें उन्होंने एक भोपाली बंधन बांधो गाया था। इसके बाद 1973 में फिल्म फागुन, जिसके बारे में तुमने बताया, मोरे सैया बेदर्दी बन गए कोई जाओ मनाओ गाया, वो गाया उन्होंने। फिर 1978 में असित सेन द्वारा निर्देशित फिल्म जो मैं तुलसी तेरे आंगन की के जो गीत अभी हमने सुनवाया, सैया रूठ गए मैं मनाती रही, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, लोगों ने बहुत सराहा इसे। और मराठी सिनेमा में उन्हें सामना और लाल माटी जैसे फिल्मों के लिए भी गाया उन्होंने। मतलब सिर्फ हिंदी ही नहीं, अन्य भाषाओं में भी उनका गायन रहा और अर्धशास्त्रीय रूपों में अपनी विशिष्टता शोभा गोटुरी जी ने दी थी और आसानी से अपने गायन में शुद्ध शास्त्रीय परिच्छेदों को जोड़कर इस प्रकार एक नया रूप बनाते हुए ठुमरी जैसी जो शैली थी उसके जादू को फिर से उन्होंने जीवित किया। और ख़ास तौर पर बेगम अख्तर और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उनसे वो प्रभावित थी। और जब आप सुनते हैं, आपको अगर कोई गायन शैली सीखनी है या बहुत सुननी है तो उसके जो भी चर्चित गायन हैं उनको आपको बहुत सुनना पड़ता है। और अगर आप भी गायन में रुचि रखते हैं, चाहते हैं कि आवाज़ अच्छी लगे, थोड़ा सा खाने पीने का परहेज भी करना पड़ता है। बहुत सारा परहेज करना पड़ता है, आप खट्टी चीजें नहीं खा सकते, रियाज वगैरह तो है ही। चंचल बिटिया, एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि शोभा गुर्टू जी का नाम पहली बार तब सुना जब फिल्म सज्जो रानी देखी थी। उसमें उनकी आवाज में 2 गीत थे। एक था लथनिया ने हाय राम बड़ा दुख दीना, बहुत सुंदर गाया था उन्होंने ये। और दूसरा था दिल है हाजिर लीजिए ले जाइए। कम से कम आज इनमें से एक ही गीत सुनवा दीजिए शोभा जी की याद में। भाई, हमने शोभा जी की याद में गीत सुनवा दिया है आपको और मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आपको जरूर जरूर पसंद आया होगा। और अपनी विशिष्ट गायकी के लिए शोभा गुर्टू को कई पुरस्कार तो मिले ही थे, हमने बताया। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नामांकित किया गया था और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि दिल मोह लेने वाली गायिका थी वो, जिसे हम आज बहुत याद कर रहे हैं, है ना। और हमने पहले भी कहा कि बचपन में ही उन्होंने सीखना शुरू किया, तो कोई भी मुकाम इतनी आसानी से नहीं मिलता। आप ये नहीं कि आप 15-16 बरस की या 20 बरस की उम्र में सीखना शुरू करेंगे और वो आएगा। जैसे बचपन में उन्होंने माँ को जब नृत्य करते देखा और शास्त्रीय संगीत की शैलियों में गाते देखा, तो उनके अंदर भी वो शायद रुचि जगी। और बचपन से जब हम किसी चीज को देखते हैं और फिर सीखना शुरू करते हैं तो वहाँ हमारी पकड़ मजबूत बनती जाती है। बिल्कुल। और उनके जो ससुर थे ना, पंडित नारायण नाथ गुर्टू, जो पुलिस के एक वरिष्ठ, बेलगांव पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, वो भी एक संगीत विद्वान थे और सितार वादक थे। चलो हम यहाँ पर लेते हैं एक अंतराल। सखी सहेली कार्यक्रम इस समय चल रहा है विविध भारती पर और हम हैं आपके साथ चंचल वर्मा और मैं रज्जू मौसी आपकी। तो फिर से स्वागत करते हैं हमारे श्रोता, जो भाई कुछ देर के लिए शायद झपकी जिन्होंने ले ली होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता चंचल बिटिया कि हमारे कार्यक्रम के बीच में किसी भी श्रोता ने झपकी ली होगी। हमारी बातें बहुत दिलचस्प नहीं होती। देखो कितनी ज्ञानवर्धक भी है और दिलचस्प भी है।
और भाई वो सही बात है कि झपकी नहीं लेते होंगे, क्योंकि वो लगातार अपने संदेश भी हमें फेसबुक पर भेजते रहते हैं। इसीलिए तो कहा मैंने कि झपकी बिल्कुल नहीं लेते होंगे। और बुआ मौसी क्या होता है ना, देखो बार बार बुआ मौसी बुआ मौसी, बुआ के साथ ना यहाँ रहते रहते बुआ बुआ बोलने की इतनी आदत हो गई है कि अब मौसी पे भी बुआ नजर आ रही है। हाँ, लेकिन मौसी भी धीरे धीरे अजीज हो जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। मौसी, हमने ये तो नहीं कहा कि आप अजीज नहीं हैं। कोई बात नहीं, जिसका जुबान, वो कहते हैं ना, खुदा करे कि मोहब्बत पे वो मुकाम आए। अब बुआ हो या मौसी, का नाम लूं, लब पे तुम्हारा नाम है, तो लब पे बात ही रहती है बुआ। हाँ, तो चाहे बुआ हो चाहे मौसी हो ना, बिटिया की ना कान खींचने से बात नहीं आते हो। बिल्कुल, वही तो कर रही हूँ मैं। तो बाजार से हमें सब्जी लानी हो या कोई और सौदा, गर्म चाय भी लानी हो, तो हमें क्या याद आता है? भी प्लास्टिक का थैला। जब हम घर से बाहर होते हैं या घर के अंदर होते हैं, अगर हमें प्याज बुझानी हो तो हमें क्या दिखता है? प्लास्टिक की बोतल। हालांकि ये प्लास्टिक है बड़ी नामुराद चीज। बिल्कुल नामुराद चीज, और इसको जितनी जल्दी इससे नाता टूटे, रिश्ता टूटे, और वो रिश्ते ऐसे ही टूट सकते हैं कि भैया आप बाजार जा रहे हैं तो आप एक झोला साथ लेते जाएं। हाँ, आपको पानी की बोतल बाहर क्यों खरीदनी है? घर से कांच की बोतल अपने साथ रखें, या आप स्टील की बोतल, कितने तरह की बोतलें बाजार में आ गई हैं, है ना? तो ये हम प्लास्टिक की बोतलें क्यों खरीदते हैं? होता क्या है मौसी कि प्लास्टिक की जो चीजें हैं ना, उनको इतनी सुंदर शेप दी जाती है, इतना आकार उनका सुंदर सुंदर देता है, डिजाइन बड़े अच्छे बना देते हैं कि वो अपनी तरफ हमें खींचते हैं, और उस आकर्षण में बंध के हम कहीं ना कहीं वो जो नुकसान है उसकी तरफ देख नहीं पाते हैं, और अंत में जो हर्जाना है वो हम ही तो भुगतते हैं। बिल्कुल, लेकिन वन टाइम यूज प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करना। अगर आप प्लास्टिक की एक बोतल रखते हैं अपने पास, हमेशा जब आप बाहर जाते हैं तो इसमें बोतल में पानी भर लें, तो फिर आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हम 10-10 रुपए की बोतलें खरीदते हैं, है ना? और कोशिश ये करिए कि यहाँ वहाँ उसको ना फेंके। जहाँ कचरे के डब्बे बनाए जाते हैं, अगर आप वहाँ डालेंगे तो रिसाइकल के लिए, या जहाँ भी कचरा इकट्ठा होने के लिए वो जाता है, तो कम से कम वो यहाँ वहाँ बिखरेगा नहीं और पर्यावरण को, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास एक संदेश आया है, और आप लिखती हैं कि प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले कचरे का निस्तारण और इसकी बढ़ती मात्रा एक चुनौती बनती जा रही है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण जैसी समस्या ने इतना भयावह रूप धारण कर लिया है। और इन्होंने ही लिखा है कि प्लास्टिक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों में से एक है। इससे डब्बे, बैग, फर्नीचर और अन्य कई उत्पाद बनाए जाते हैं, क्योंकि किफायती होने के साथ इन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक के वस्तुओं के बढ़ते उपयोग के कारण ही प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। ये जो इन्होंने लिखा है ना कि कीमत किफायती है, और यही हमें कहीं ना कहीं लालच उन चीजों की तरफ ले जाता है। हमें लगता है कि भाई ठीक है, बड़े सस्ते में आ रहा है, थोड़े दिन यूज करके इसे हम बदल देंगे। और ये जो हम सोच हमारी होती है कि भाई सस्ता हमें मिल गया, थोड़े दिन रखकर बदल देंगे, लेकिन हम एक बार अगर ज़्यादा कहीं निवेश करते हैं, यानी कि स्टील की या कांच की हम बोतल, डिब्बे, हमारे किचन के लिए डब्बे ले लेते हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक चलेंगे, बदलने की नौबत ही नहीं आएगी, और साथ ही हमारे परिवार के लिए वो सेहत के लिए खतरा नहीं बनेंगे। बिल्कुल, ये जो प्लास्टिक जितना खतरा है हमारे लिए, उससे कहीं ज़्यादा हमारी सोच खतरनाक है। बिल्कुल सही बात है। और हम जब घर से जाते हैं तो साथ में अगर थैला नहीं भी लिया है हमने, तो कोशिश करिए कि जो ब्राउन बैग आते हैं कागज वाले, भूरे रंग के, जो या फिर न्यूज़पेपर से बनाया हुआ भी थैला है, आप सब्जी ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, या कुछ आपने घर का सौदा लिया है, दाल चावल, प्लास्टिक की थैली की बजाय अगर हम उनमें लेकर आएंगे तो ज्यादा अच्छा है। चंचल बिटिया, कागज के थैले तो शायद सब्जी का बोझ न ले पाए, भारी होता है, लेकिन और भी तो कई जूट के वगैरह बैग वगैरह होते हैं, कई तरह के बैग्स बाजार में उपलब्ध हैं, है ना? और एक बात और मौसी, जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो अगर हमने 4 तरह की सब्जी ली तो 4 अलग अलग थैलियों में लेकर आते हैं। घर पर आए और वो चारों थैलियां हमने खाली की, वो गई डस्टबिन में। तो उससे अच्छा है हम घर से एक थैला लेकर चलें, और बाद में अगर हमें उसे अपने फ्रिज में स्टोर करना है तो हम किसी कागज में या रैप करके उन्हें लपेट कर, ताकि वो उनकी ताजगी भी बनी रहे उन सब्जियों की, इस तरह से हम रख सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम थैली लेके जाते हैं सब्जी वाले के पास और हमने अपना थैला खोल दिया कि भाई इसमें डाल दो, अगर हर ग्राहक यही करेगा तो फिर वो भी तो प्लास्टिक रखना बंद कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। वो अपनी जीवनी के लिए ये करते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो समझते हैं कि क्या कितना इस तरह से प्रदूषण हम फैला रहे हैं, तो उसमें जरूर कमी आएगी। और एक समझने वाली बात यह है कि जितना
जितना प्लास्टिक पतला होगा वो उतना ही ज्यादा नुकसान करेगा। घर में जो हम डब्बे है, बाल्टी है, जो घर में बहुत सारा प्लास्टिक हम यूज करते हैं वो इतना पतला नहीं होता, उसके नुकसान कम होते हैं। हालांकि प्लास्टिक है तो नुकसान तो होंगे ही, वो थोड़ा घुलेगा ही, लेकिन जितना पतला होता है वो उतना ज्यादा नुकसानदेह है। तो हमें बहुत रासायनिक चीजों में जाने की जरूरत नहीं है, साइंटिफिकली बहुत ज्यादा नहीं समझना है। छोटी सी बात है कि जितनी जितनी पतली थैली होगी वो उतनी नुकसान करेगी आपके लिए। बिल्कुल। हमारी एक और सखी लिखती हैं कि आजकल प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण को बहुत खतरा बढ़ गया है, जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। चीनी, कांच, मिट्टी के बर्तन के मुकाबले में प्लास्टिक ज्यादा टिकाऊ और बाहर ले जाने से आसानी हो जाती है। बच्चों के खिलौनों से लेकर फर्नीचर तक प्लास्टिक के बनने लगे हैं। बच्चे खिलौनों को मुंह में डालते हैं जो बहुत हानिकारक है। बाकी पानी की बोतल जिनको केवल एक बार ही इस्तेमाल करने के लिए होती है, पर लोग उसे रखे रहते हैं और कई बार इस्तेमाल करते हैं, जो ठीक नहीं है। पॉलिथीन बैग जो कि ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं, जिससे नालियां ब्लॉक हो जाती हैं, जानवर खाकर मर जाते हैं। एक खाली बोतल में घर में आए पॉलिथीन बैग को उसमें भरते जाएं, जब पूरा भर जाए तो उसको एक जगह इकट्ठा कर लें और इस तरह से ये जगह जगह फैले नहीं रहेंगे। ये सुझाव हमने पहले भी कार्यक्रम में दिया है और हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजा है। इस बार फिर ये सुझाव लिखकर दिया गया है। और मौसी, ये चीज मैं भी करती हूँ कि प्लास्टिक की एक बड़ी थैली में जो सब्जी की थैलियां आती है ना, जो बहुत पतली पतली होती हैं या थोड़ी मोटी भी अगर है, तो उनको इकट्ठी करते जाओ और फिर कई बार जब कचरा लेने वाला आता है तो ये रिसाइकल करने में भी आसानी हो जाती है और यहाँ वहाँ बिखरती नहीं। सबसे बड़ी बात कि जानवरों के मुंह में जाने से बच जाती है। बिल्कुल, हमने देखा है, कुछ तस्वीरें मैंने देखी थी, गाय ने खा ली थी और उसका पेट पूरा फूल गया था। लोग फिर उसे वेट हॉस्पिटल ले गए और वहां पर पता चला कि वो जहां पर सब कुछ लोग सामान फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं, वहीं पर थी। तो ये हमारे लिए ही हानिकारक है। एक और श्रोता ने लिखा है, चंचल बिटिया, कि प्लास्टिक को सरकार ने पाबंदी लगाकर रोका तो है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत भी है। हम जितना खाने पीने का सामान लाते हैं वो सब प्लास्टिक में ही आता है। कहाँ कहाँ रखेंगे? बस जरूरत के बाद डस्टबिन में सूखा कचरा अलग से डालें, गीले कचरे में नहीं डालें और क्या कहते हैं, गीले कचरे में नहीं मिलाएं, फिर उसको रिसाइकलिंग करके कुछ और बनाएं। पशु गाय की बात इन्होंने की है, लेकिन खाने के बहुत से जो खाना आता है वो हमने देखा वो कागज के भी पैकेट्स में आते हैं। जरूरी नहीं है कि प्लास्टिक में आए, और अगर प्लास्टिक में आए तो आप एक ग्राहक होने के नाते भी उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आप इसमें न लाए, हम आपके यहाँ से सामान नहीं लेंगे। इस तरह की शिकायतें अगर आम नागरिक अपने जिनसे वो सामान खरीदते हैं उनसे कहें तो भी शायद कुछ। मौसी, मैंने ये देखा है कि जब हम रेस्टोरेंट खाना लेने जाते हैं, अगर हम खुद से गए हैं, भाई हमने ऑर्डर किया है, तब तो प्लास्टिक में ही भेजने वाले हैं, कोई सोचने वाली बात ही नहीं। लेकिन जब हम खुद जाकर लेकर आते हैं तो मैंने कई बार ये किया है कि मैं जब जाती हूँ घर से तब अपने घर के स्टील के डब्बे लेकर जाती हूँ और जो भी सब्जी या अन्य उत्पाद मैंने ऑर्डर किया है मैं कोशिश करती हूँ कि अपने ही बने डब्बों में लेकर आऊं। और वाकई में वो मना नहीं करते हैं, वो पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन कई बार हम ही शुरुआत करने में संकोच करते हैं या हमें ये लगता है कि नहीं, सामने वाले ने अगर मना कर दिया तो क्या होगा, जबकि हमने कोई प्रयास ही नहीं किया होता है। तो ये एक बड़ी गलत सोच है। आप बिना प्रयास किए हार मान ले तो बड़ी गलत बात है। बिल्कुल, अगर प्रयास करेंगे, वो कहते हैं ना, कोशिशें कामयाब होती हैं, आप कोशिश करें तो। और प्लास्टिक के संकट से बचाव के लिए लाखों साल पहले ज्वालामुखी के लावा से बनी चट्टानों की मदद से स्टोन वूल तैयार किया जा रहा है। तुम्हें पता है, स्टोन वूल के रेशे न तो आग में जलते हैं, ना ही पानी से घुलते हैं, और ये रेशे गर्मी को भी नियंत्रित करते हैं। तो ये है यानी कि इको फ्रेंडली प्लास्टिक बनाने की कोशिश की जा रही है। और मशरूम के रेशे से बनने वाला जो बायो प्लास्टिक है, इसका इस्तेमाल पैकेजिंग से लेकर फर्नीचर में और भी कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। भुट्टे के रेशे और डंठल से भी बायोप्लास्टिक बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल फर्नीचर के लिए किया जा सकता है। और इतनी सारी हम कोशिशें कर रहे हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, फिर भी ये इसका इस्तेमाल भी हो रहा है और इसकी वजह से जो इसका कचरा है यानी कि प्लास्टिक वेस्ट है वो भी बढ़ रहा है। जमीन, समंदर, हर जगह ये कचरा दिनों दिन बढ़ रहा है। इससे छुटकारा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और एक और हमारी श्रोता जो हैं वो लिखकर भेजती हैं कि स्वच्छ पर्यावरण और प्लास्टिक, आज के समय में स्वच्छ पर्यावरण का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि प्लास्टिक के उपयोग में वही जमीन, हवा और पानी वाली बात जो तुमने कही। लिखती हैं कि हमारा बचपन स्वच्छ पर्यावरण में बीता, क्योंकि उस समय प्लास्टिक का उपयोग न के बराबर थी। खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, चावल जूट के बोरे में आते थे, हम बाजार से कपड़े की थैली में सामान लेके जाते थे। दाल, शक्कर, चाय, बिस्किट आदि कागज
के लिफाफे में तोला जाता था। तेल, दवाई के लिए घर में शीशी लेकर निकालते थे। ढाक के पत्ते से थाली बनती थी। समाचार पत्र पढ़ने के बाद पैकिंग के लिए अच्छा उपयोग में लाया जाता। मुझे भी याद है अखबार के जो पैकेट्स बनाए जाते थे ना, उसमें राशन आ जाया करता था, बड़े बड़े पैकेट्स जिसमें चावल, दाल, इस तरह की चीजें आती थी। सच में हमने भी बचपन में प्लास्टिक नहीं देखा। और घर में बच्चों को भी वो उन जो वेस्ट पेपर है जो रद्दी हो चुका है इस समय, चाहे वो अखबार है या हमारे किताब जो हम रफ कॉपी बनाया करते थे ना, तो उसके कागज से भी वो थैलियां बनाने की बच्चों को सिखाया जाता था कि वो भी सीखें इस चीज को। बिल्कुल। चंचल बिटिया, एक गाने का ब्रेक ले लेते हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा गीत अभी हमने आपको सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज़ में। और हमारी बातचीत तो चल ही रही है कि पर्यावरण को कैसे आप स्वच्छ रखें, साफ रखें, वहाँ जहाँ हम सांसें लेते हैं, जहाँ हमारी जिंदगी हमारी थाती है ना। और इसीलिए इस प्लास्टिक के खतरे से बचने के लिए, से निजात पाने के लिए दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं बायो प्लास्टिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये बनाया जाएगा लकड़ी, भुट्टे के रेशे, आलू के स्टार्च, काई, पानी पर जो काई जमती है ना वो, और फफूंद, इन चीज़ों से बनने वाला बायोप्लास्टिक पर्यावरण और इंसान सभी के लिए सुरक्षित माना जा रहा है। क्या बात है। और
कहते हैं कि एक हमारे श्रोता का संदेश है, मैं ये कमेंट्स भी पढ़ दूं कि प्लास्टिक प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन और मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा हो गया है। बोतलें, बैग और पैकेजिंग सामग्री जैसे एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रसार से बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय गिरावट हुई है। प्लास्टिक को विघटित होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, जिससे हमारे महासागर, नदियां और लैंडफिल अवरुद्ध हो जाते हैं। अनुमान है कि हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक हमारे महासागरों में प्रवेश करता है, जिससे समुद्री जीवन खतरे में पड़ जाता है। और इसके अलावा माइक्रोप्लास्टिक हमारे भोजन, वायु और पीने के पानी सहित पृथ्वी के हर कोने में प्रवेश कर चुका है, जो संभावित रूप से मानव स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। बिल्कुल, जब समंदर में सफाई की जाती है, जो वेस्ट निकलता है या कचरा निकलता है, उसमें 90% कचरा जो होता है वो प्लास्टिक ही होता है, और ये बहुत नुकसान कर रहा है। कई सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनको रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता है, और ये जो कचरे का ढेर है जो हम यूज़ कर करके फेंकते रहते हैं, बस ये पहाड़ बनते जा रहे हैं। जंगल, जमीन, नदियां, यहाँ तक कि जमीन के अंदर भी भूगर्भ में जो जल है उसमें भी प्लास्टिक जहर बनकर घुल रहा है, और जमीन की उर्वरक क्षमता है उसे भी वो घटाते जा रहा है। देखो ना, ये जो प्लास्टिक है धरती में अवशोषित नहीं होते, बल्कि पर्यावरण को ही प्रदूषित करते हैं। तो इसलिए इस पर रोक तो बहुत जरूरी है, और हम और आपका भी बहुत योगदान है इसमें। हम किस तरह से इसमें योगदान डाल सकते हैं, दे सकते हैं, उसके बारे में भी चंचल बिटिया हमने बात की कि भाई अपना थैला आप लेके जाएं और प्लास्टिक की चीजें न खरीदें। जब आप नहीं खरीदेंगे, आप अपनी जरूरतों में परिवर्तन लाएंगे, तो फिर पहला कदम तो आपने ले लिया। तो बिल्कुल, जैसा आपने भी कहा था कि वो जो दुकानदार है थैली में सौदा बेचता है, वो अपने आप थैली रखना बंद करेगा अगर हम थैले ले जाना। बिल्कुल सही बात है। और अब रेसिपी बता दें बुआ? बताओ ना मौसी। हाँ मौसी, चलो। तो ऐसी रेसिपी जो झटपट बन जाए, और खास तौर पे जब टिफिन तैयार करना होता है ना, तो माँ लोग जब सुबह सुबह उठती हैं तो उन्हें लगता है कि भाई बच्चों के लिए पौष्टिक भी हो, स्वादिष्ट भी हो, उन्हें पसंद आ जाए, झटपट बन जाए, ऐसी कोई रेसिपी तो बताइए मौसी, क्या हो सकता है ऐसा? बहुत सी ऐसी चीजें हैं। सूजी पैनकेक जो है वो चीला को हो या वो बन सकता है, मूंग दाल और पनीर का चीला हो सकता है, ब्रेड पिज्जा भी बनाया जा सकता है। तो ब्रेड पिज्जा कैसे बनाएंगे? बताओ ना, तुम? मैं बताऊं? हाँ आप बताओ ना। चलो मैं बताती हूँ, उसके बाद फिर तुम एक और रेसिपी बताना। तो भाई देखिए, बाउल में 2 छोटी चम्मच बारीक कटे हुए टमाटर, 2 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2-3 छोटी चम्मच छोटा छोटा कटा हुआ पनीर, सुंदर लगता है वो देखने में, शेप में कटा हुआ एक जैसा, नमक अपने स्वाद के अनुसार, थोड़ा ऑरिगेनो और जो आपको मार्केट में भी मिल जाता है, और थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, और 2 छोटी चम्मच डाइस्ड चीज डालकर, यानी कि आप इसको काट लें, चीज को डालकर इन्हें अच्छे से मिला दीजिए। 2 ब्रेड की स्लाइस लीजिए, इन पर पिज्जा सॉस जो आपको बाजार में मिलेगा लगा लीजिए, इन पर थोड़ी स्टफिंग रखिए जो आपने अभी मिश्रण तैयार किया है, साथ ही थोड़ी चीज डालिए, पैन गरम कीजिए और इस पर थोड़ा सा घी डालकर दोनों ब्रेड इस पर रखकर ढककर चीज के पिघलने तक सेकिए। कितना सिंपल है। इन्हें निकालकर काटकर टिफिन में पैक कर दीजिए। और एक चीज इस पे की जा सकती है कि बच्चे कुछ सब्जियां अगर नहीं खाते हैं तो उन्हें ऐड कर दें, और या फिर बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके रखिए ताकि बच्चों को पता ही ना लगे कि क्या सब्जी है, ताकि हर चीज वो खा सकेंगे। और रही बात मसाले की, तो अगर वो तीखा पसंद नहीं करते हैं तो हरी मिर्च या चिली फ्लेक्स या लाल मिर्च जो है उसे हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बस हम अगला रेसिपी बता रहे हैं इस खूबसूरत गीत के बाद।
जी, मुझे समझ में आ रहा है, गीत आपको बहुत पसंद आ रहा है और आपने बहुत सारे वो तस्वीरें भेज रखी हैं इन लोगों ने बैग्स के, जूट के बैग्स की, और बड़े रंगीन बैग्स हैं और आप बिल्कुल इसको बाज़ार लेके जाइएगा, बिना बाज़ार लिए नहीं जाइएगा इसे, नहीं तो फिर आपको प्लास्टिक की थैली लेकर आना पड़ेगा घर। और अब बताते हैं मौसी एक झटपट बनने वाली रेसिपी जो है मूंग दाल और पनीर का चीला, जो जल्दी कि बताओ पौष्टिक क्योंकि भी है। हाँ, हमारे एक श्रोता ने देखो ये छानते हुए एक वो भेजा है तो हमें। इसके लिए लेना है आधा कप मूंग दाल और 1/4 कप चावल। अब अच्छे से धोकर इन्हें 2 घंटे के लिए भिगो देना है। पानी निकाल, जब ये भीग जाएंगे ना तो पानी हटाकर इनको डालना है मिक्सर जार में। इसी में डालनी है 1 हरी मिर्च, आधा इंच का अदरक का टुकड़ा, नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा पानी, ताकि इसको अच्छे से पीस लिया जा सके। फिर बारीक बारीक पीस लीजिए। अब एक बाउल में निकालकर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसमें मिला लें और कुछ पनीर के टुकड़े इसमें घिस कर डाल दीजिए और फिर नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया डालिए। इसमें से अगर हरी मिर्च आप ना डालना चाहें तो हटा सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिलाकर तवे को गर्म करके और मूंग दाल का जो मिश्रण अभी हमने पीस कर बनाया, इसे फैला दीजिए। पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लीजिए और इसके आधे हिस्से पर जो पनीर की स्टफिंग हमने बनाई है उसे लगाकर फोल्ड करके उतार लीजिए और फिर इसे पीसेस में काट कर, या फिर आपको बड़ा रखना है तो बड़ा भी रख सकते हैं, और खाइए चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ। बिल्कुल, और आपने जब बता ही दिया है तो हम भी आपसे ये करें कि जब आप इसको बनाकर खाएंगे ना तो हमें याद जरूर करना। जी। और हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि बुआ जी की बात ही कुछ और है, इसलिए बार बार बुआ जी का नाम मुंह से निकल जाता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल तवक्को रखती हूँ, आप बिल्कुल सही लिखना। बुआ जी हैं भाई तो फिर उनकी बात तो कुछ और होगी ही ना, है ना? लेकिन मौसी जी की बात भी कुछ और है भाई। जैसे बुआ है वैसे ही मौसी भी हैं। तो एक छोटा सा गीत, मुझे लगता है कि हम अपनी ही बातें कर लें, अपने श्रोताओं से ये कहें कि भाई आप जो है हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमें लिख लिख कर जो अपने संदेश आप भेजते हैं और हम जो यहाँ आपको खाने के लिए बताते हैं वो भी आप ज़रूर बनाएं, और जो सुझाव हम देते हैं और आपके सुझाव जो आप हमें लिख कर भेजते हैं उसका भी इंतजार करते हैं। एक बात जरूर बताएं कि इतनी सारी रेसिपीज की बातें होती हैं जो हमारी सुनने वाली सखियां हैं जो अक्सर रसोई घर में रहती हैं, क्या उन्होंने कभी कोई ऐसे रेसिपी सुनकर बनाने की कोशिश की है? और अगर कोशिश की तो वो कितनी अच्छी बन पाई या बिगड़ गई उनके हाथ से? तो बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं अपने श्रोताओं से इजाजत आज के प्रोग्राम के लिए। मैं रज्जो मौसी और चंचल वर्मा का कीजिए स्वीकार। नमस्कार।